नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। नजर डाल रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका वेन्यू में है। उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना, वायुसेना समेत रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का जो भी काम है 24 महीने में पूरा होना था, लेकिन 12 महीने में इसे पूरा कर लिया गया। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस ऑफिस का निर्माण किया गया। पीएमओ की तरफ से बताया गया था, यह भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। सरल संचालन प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोहना स्थित लोहटकी गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। देश के सबसे लंबे 8 लेन का यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के 11 गांव और पलवल के 7 गांव के साथ नूह जिले के 47 गांव से होकर गुजरेगा। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद करते हुए कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी और लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। निरीक्षण के दौरान नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में कहा, हाईवे निर्माण के बाद दिल्ली में मुंबई तक 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हरियाणा में इस हाईवे की कुल लंबाई 160 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 10 बाजार 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश में इस हाईवे का समापन नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में गांव काल गांव में होगा। एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा में यातायात की कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी। नूह और पलवल जिले से कई चौराहों के जरिए ये बड़े राजमार्गों जैसे केएमपी और डीएमटी, सोहना आदि से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि इससे हरियाणा की कनेक्टिविटी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली आईओसीएल रिफाइनरी टाउनशिप का दौरा करने पहुंचे। पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने कहा, रिफाइनरी के भीतर कई जगह काम चल रहा है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। मत्स्य विभाग के साथ मीटिंग के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि मंत्री बोले, आज से 66 साल पहले मत्स्य विभाग एक छोटा विभाग था। जेपी दलाल बोले, हमारी कोशिश है कि बजट से बाहर भी इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। जेपी दलाल ने कहा, प्रधानमंत्री का विजन है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए और इस सोच के साथ डेयरी और परंपरागत खेती से हटकर भी आय बढ़ाई जा सकती है। हरियाणा प्रति एकड़ मछली उत्पादन में लगभग 9% के साथ पहले नंबर पर है। लगभग 8% के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर। कृषि मंत्री बोले, बेरोजगार बच्चों से यह अपील कर रहा हूं कि कारोबारी बनो और जॉब देने के बजाय जॉब दो। जॉब तो शाम में नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सोनीपत में वैक्सीनेशन को लोग काफी जागरूक हैं। सोनीपत में करीब 10,70,000 पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन पर काम कर रहे हैं। शहर में करीब 99% वैक्सीन का काम पूरा हो चुका है। सितंबर महीने में 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। 3 दिन के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 75,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट मिला है। लगभग 35,000 लोगों को ग्रामीण और शहरी स्तर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र को स्पेशल टारगेट करते हुए घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने का फैसला किया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 30,346 मामले सामने आए हैं। 38,346 रिकवरी हुई है। 432 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,873 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 56 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 208 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57 मामले सामने आए। एक दिन में 53 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 404 केस एक्टिव है। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना पिछले 24 घंटे में 12 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में 24 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 300 के पार। फरीदाबाद स्थित विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को दूसरा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोगों ने मुफ्त वैक्सीन लेकर खुद को सुरक्षित किया। अंबाला में कोरोना के बाद डेंगू ने दस्तक दी है। अब तक अंबाला में डेंगू के 9 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निगम को फॉगिंग करने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक निगम ने फॉगिंग का कोई शेड्यूल तैयार नहीं किया है। निगम अधिकारी जल्द ही इसे शुरू करने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह भी बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। सोनीपत में भी सुबह गरज के साथ तेज बारिश होगी और तेज बारिश से किसानों की फसलों पर बुरा असर पड़ेगा। तेज बारिश से एक बार फिर किसानों को उठाना भारी पड़ सकता है। किसानों के लिए ये बारिश नुकसानदायक हो सकती है। किसानों की बाजरे कपास की फसलों को इस बारिश से नुकसान। सोनीपत में हाईवे NH 44 के साथ लगते ही गांव बहालगढ़ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नालियों में पानी भरा है और पानी की निकासी का कोई साधन नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि जब भी बारिश आती है यहां पानी भर जाता है। ऐसे में कई बीमारियां फैलने का डर भी बना रहता है। BDPO का कहना है कि गांव के विकास के लिए खाते में कोई भी पैसा नहीं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर समस्या दूर नहीं हुई तो वो पहले से जो गांव हैं उनके रास्तों को बंद कर देंगे और NH 44 हाईवे पर ट्रैफिक जैम लगा देंगे। चरखी दादरी जिले में एक तरफ मलेरिया डेंगू ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। दूसरी ओर आउटर कॉलोनी में बरसात का पानी भर गया है, जिससे कई बीमारियां फैलती जा रही हैं। पानी निकासी की जगह सिर्फ फॉगिंग करवाई जा रही है। 80% शहर में जलभराव की समस्या बन गई है। लोगों को परेशानी। कैथल में 4 साल से डोहर के फिरोजपुर की बदहाल सड़क परेशानी का सबब बने हैं। सड़क में जहां पहले छोटे छोटे गड्ढे थे, वहीं अब बारिश की वजह से गड्ढे बड़े हो गए हैं। गड्ढों की वजह से हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। बावजूद इसके PWD बदहाल सड़कों की सुध नहीं ले रहा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे बारिश में तालाब का रूप ले लेते हैं, जिसके चलते अक्सर हादसे होते रहते हैं। बदहाल सड़कों को लेकर एक्सिम का कहना है 4 सड़कों के टेंडर निकाले जो 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे, जिसके बाद सड़क बनाने का काम अगले महीने में शुरू हो जाएगा। सोनीपत की सब्जी मंडी में गंदे पानी का जलभराव होने से सब्जी मंडी तालाब में तब्दील हो गई है। मंडी में कई फुट तक पानी भर गया है। 15 से 20 दिनों तक चलने वाले आलू 2 दिन में सड़ जाने की वजह से व्यापारी को नुकसान हुआ। सब्जी विक्रेताओं, आड़तियों के साथ साथ सब्जियां खरीदने के लिए मंडी में पहुंच रहे ग्राहकों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। रोहतक जिले के टिटोली गांव के पास ड्रेन नंबर 8 में एक तेज रफ्तार कार गिर गई। कार में सवार 4 लोग थे, जो डूबने से युवक की मौत हो गई है। 2 युवक ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। पुलिस को नहर में कार गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मदद से कार को बाहर निकलवाया। 4 युवकों को रोहतक PGI ले जाने के बारे में पता चला। पुलिस ने PGI में पहुंचकर मृतकों के परिजनों से बयान दर्ज किए हैं और जांच शुरू कर दी। रोहतक की जनता कॉलोनी चौकी से पूरी दूरी तक एक युवक मृत हालत में मिला है। मृतक की पहचान जनता कॉलोनी के रहने वाले गगनदीप के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद SFL टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सड़क पर एक युवक मृत हालत में पड़ा है। पुलिस ने परिजनों को उसकी सूचना दी।
रोहतक के जसिया गांव में 22 वर्षीय युवक की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के कुछ युवकों पर लगाया। पुलिस का कहना है परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। जसिया गांव के रहने वाला युवक ऑटो चलाता था। देर रात तक अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। घर लौटकर उसने अपने भाई को साथियों के साथ झगड़ा होने की बात भी बताई थी। झज्जर में बुजुर्ग दंपत्ति पर छत गिरने का मामला सामने आया। छत गिरने से मलबे के नीचे दबने से दोनों की मौत। बताया जा रहा है बुजुर्ग दंपत्ति चारा लेने के लिए प्लॉट में गए थे, कमरे में थे, अचानक से छत गिर गई और दोनों की मौत हो गई। पानीपत में बेटे की दोनों किडनी खराब होने पर परिवार ने मदद की गुहार लगाई। परिवार की रोजी रोटी चलाने वाला सिर्फ बुजुर्ग का एक ही बेटा है। कैथल में बिजली बोर्ड के दफ्तर के बाहर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है 6 कर्मचारियों का विभाग की तरफ से ज्वाइन करवाने का लेटर आया, लेकिन इन कर्मचारियों को ज्वाइन नहीं करवाया गया। एसीबीएस रंगा ने कहा जल्द ही इनको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। कुछ टेक्निकल दिक्कत थी जिसको लेकर यहां पर ज्वाइन करवाने में अभी वक्त लग रहा था। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जिला हॉस्पिटल में 30 सितंबर के बाद ओपीडी बंद हो सकती है। सरकार ने प्रदेश भर के कंसल्टेंट को 30 सितंबर को सेवानिवृत्त किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसीएस हेल्थ ने जारी किए पत्र में कहा है कि प्रदेश में काम कर रहे कंसल्टेंट की 30 सितंबर को सेवा समाप्त समझी जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा जिले में 10 कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। पात्र लोगों को दोबारा अप्लाई करना होगा। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 101 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। ट्रक बरामद और आरोपी उत्तर प्रदेश और एक पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। बहादुरगढ़ पुलिस ने नशा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिरसा में हेरोइन, अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी में महिलाएं भी अब सक्रिय हैं। महिलाओं के जीवन के लिए खतरनाक नशों की तस्करी में शामिल होकर मोटी कमाई के लालच में युवाओं को गड्ढे में डाल रही हैं। बताया जा रहा है महिलाएं खाने के डिब्बे को सप्लाई करने का काम करती हैं और ऐसे में नशे की तस्करी भी करती हैं। पुलिस ने महिला के पास से टिफिन से 6 ग्राम हेरोइन, 20,000 की नकदी और एक मोबाइल बरामद किया। घरोंडा में सीआईए असंध की टीम ने रिफाइनरी रोड पर गांव बेगमपुर के पास चल रहे एथनॉल चोरी के खेल का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने मामले में 2 लोगों को काबू करते हुए मौके से 34,000 लीटर एथनॉल बरामद की। फरीदाबाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक बार फिर से उपभोक्ता को जोर का झटका दिया है। इस बार बिजली निगम की ओर से एक उपभोक्ता के पास 86 लाख रुपए का बिल भेजा गया। बताया जा रहा है पीड़ित उपभोक्ता मात्र 50 गज के मकान में रहता है और पिछले काफी वक्त से वो अधिकारियों के चक्कर भी काट रहा है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। कसौली में बिजली विभाग के कर्मचारी से मारपीट करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघ ने के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों की टीम ने 26 अगस्त को गांव मुमताजपुर में बिजली चोरी उनकी पकड़ी थी, जिसके चलते शराबी किस्म के शरारती लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट के मामले में पुलिस की ओर से सही धाराएं नहीं लगाए जाने का विरोध हुआ और इसके बाद पूर्व विधायक के बेटों पर दबंगई के आरोप भी लगे हैं। अब ऐसे में आगे की कार्रवाई के लिए 31 लोगों की कमेटी का गठन किया गया। पहले मौजूदा विधायक कंवर संजय सिंह से मिलकर आगामी रूपरेखा तैयार करेगी। आखिर इस विवाद को किस तरह से खत्म किया जाए। लोगों का कहना है कस्बे की बहन बेटियों के साथ सरेआम बदतमीजी और मारपीट की गई, लेकिन पुलिस ने ना तो केस में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता को शामिल किया, ना ही मेडिकल रिपोर्ट में की धाराओं की बात की। झज्जर में 3 कृषि कानून के खिलाफ हो रही किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा।
कबड्डी लीग का शुभारंभ 22 सितंबर को बहादुरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में कबड्डी खिलाड़ी शामिल होंगे। किसान नेता का कहना है 27 सितंबर को देश भर में कर्फ्यू जैसे माहौल रहेगा। देश के सभी नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बंद रहेंगे। महम शुगर मिल में शीशा घोटाले का मामला सामने आया। ठेकेदार ने मिल प्रशासन पर शीरा घोटाला करने का आरोप लगाया है। कुरुक्षेत्र में रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कोरोना काल में उन्होंने रेलवे को अपनी तमाम सेवाएं दी और एक दिन रेलवे नेटवर्क को रुकने नहीं दिया। कैथल में अभिभावक ने निजी स्कूल पर दादागिरी करने का आरोप लगाया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने सालाना चार्जेस नहीं दिए हैं। इसकी बात कहकर बच्चों को परीक्षा से बाहर निकाला। कैथल में जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने जन आरोग्य पब्लिसिटी वैन को लघु सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीनियर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर कोई अफगानिस्तान से गतिविधि होती है तो उसका रास्ता भारत की तरफ आता है। उससे वैसे ही निपटेंगे जैसे हम अपने देश में आतंकवाद से निपटते हैं। जनरल बिपिन रावत का कहना है कि नए और पुराने तालिबान में कोई बदलाव नहीं आया। 20 साल पुराना वाला तालिबान है। जनरल बिपिन रावत बोले कि मुझे लगता है अगर क्वाड देशों का समर्थन मिलता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। टाइम पत्रिका ने बुधवार को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है जिसमें प्रधानमंत्री का नाम शामिल है। पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला को भी शामिल किया गया है। नेताओं की इस वैश्विक लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू बुधवार रात अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से 160 किलोमीटर ऊंचा उच्च कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप आने से 2 लोगों की मौत।